हेलो एवरीवन, यह पार्ट 7 CRPC का। इसके 6 पार्ट्स हम पहले बना चुके हैं, उन्हें आप पहले देखिए, उसके बाद आप पार्ट 7 कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट 7 किसके रिगार्डिंग है? प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स के प्रोडक्शन को कंपेल करने की क्या प्रोसेस है। इसके सेक्शंस हैं 91 to 105। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स को कंपेल करने की प्रोसेस है, ये सेक्शन 91 से 91 से 105 तक चलेगी। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखेंगे ए पार्ट, जिसमें है समन टू प्रोड्यूस, मतलब कि थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए समन दिया जाएगा। तो देखते हैं डिटेल में। अंडर सेक्शन 91 एनी कोर्ट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन is empowered to summon or order to produce a document or thing for any investigation, inquiry, trial और other proceeding। देखिए सेक्शन 91 क्या कहता है कि कोई भी कोर्ट है, एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इन दोनों को एम्पावर किया गया है किसके लिए कि वह समन दे सकता है या किसी भी डॉक्यूमेंट को या थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को और किसी भी थिंग को, ध्यान रखना इसमें डॉक्यूमेंट भी इंक्लूड है, डॉक्यूमेंट को और थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। किसके लिए? किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए। देखिए अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑर्डर दे रही है तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, और अगर कोर्ट ऑर्डर दे रही है तो इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए और अदर प्रोसीडिंग्स के लिए। If such person, instead of attending personally, merely gets produced a document or thing, it shall be deemed that he has complied with the requisition। देखिए यदि वह पर्सन जिससे कोई थिंग या डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट है, वह खुद पर्सनली नहीं आता, लेकिन वो प्रोड्यूस कर देता है, किसी दूसरे पर्सन को भेज कर कर देता है, तब भी क्या माना जाएगा? इट शैल बी डीम्ड, यह माना जाता है कि इट ही हैज़ कंप्लाइड विद द रिक्विजिशन, कि उसने कंप्लाई किया है, मतलब कि जो भी आवश्यकता है वो उसने पूरी कर दी है। ठीक है, प्रोवाइजो क्या कहता है देखिए इस सेक्शन का। प्रोवाइजो ऑफ दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई टू ए लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम, अदर डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। ये कह रहे हैं कि पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी है। ठीक है, पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी मतलब जो डाक विभाग है जैसे हमारा, उसकी कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल या कोई थिंग है या कोई लेटर है, पोस्ट कार्ड है, टेलीग्राम है, तो उस पर ये सेक्शन 91 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, मतलब कि उसको आप सम्मन नहीं दे सकते, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92, सेक्शन 92 क्या कहता है? यदि कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग किसके? पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में है, इन द ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CJM, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट वांटेड फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग, सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट में रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स, पार्सल और थिंग टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्ट्स। देखिए क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 92 हमें कहता है कि यदि पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है, पार्सल या थिंग है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या CJM या कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। ठीक है, देखिए 3 तो कोर्ट के बंदे हैं इसमें, CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, और एक कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM। तो ये 4 लोग हैं, जो कि क्या कर सकते हैं? वो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि हम जिस बंदे को भेज रहे हैं आप उसको ये चीज़, ये डॉक्यूमेंट या ये थिंग या लेटर, टेलीग्राफ, उसको आप दें। किसके लिए? किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग के लिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सम्मन या डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। ये 4 तरीके की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके थ्रू ही पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी से ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं। कौन कौन है? DM, CJM, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। भी हम देखेंगे सर्च वारंट। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया था? सम्मन इशू कर रहे थे, बी में सर्च वारंट इशू किया जाएगा। तो सेक्शन 93, अंडर सेक्शन 93
व्हेन एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव, जब कोर्ट के पास कोई रीजन टू बिलीव है, द पर्सन कंसर्न विल नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग रिक्वायर्ड बाई समन और रेक्विजिशन, कि जो पर्सन है वह सम्मन के द्वारा या किसी ऑर्डर के द्वारा उस चीज़ को नहीं ला रहा है, डॉक्यूमेंट और थिंग को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब कोर्ट को यही नहीं पता कि ये जो डॉक्यूमेंट और वो थिंग है वह किसके पोजीशन में है, तो ऐसे में भी सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। कोर्ट को नहीं पता कि किस बंदे के पास ये चीज़ है मिलेगी, ठीक है। और थर्ड है कोर्ट कंसीडर्स द पर्पज विल बी सर्व्ड बाय जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। कोर्ट क्या मान के चल रही है कि जनरल सर्च से या इंस्पेक्शन के द्वारा यह पर्पज सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि कोर्ट सर्च वारंट इशू कर देगी। नेक्स्ट देखिए, बट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द CJM टू इशू वारंट टू सर्च फॉर ए डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी। ये क्या कर रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ जो कि इस सेक्शन में दी गई है वह ऑथराइज नहीं करती किसी भी मजिस्ट्रेट को, ऑथराइज नहीं करती अदर देन DM और CJM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CJM के अतिरिक्त किसी भी अदर मजिस्ट्रेट को यह ऑथराइज नहीं करती कि वह सर्च वारंट इशू करे। किसके लिए? पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में अगर कोई चीज़ है, डॉक्यूमेंट है, पार्सल है, तो उसके अगेंस्ट सर्च वारंट इशू किया जाए। तो सेक्शन 93 में हमें कौन कौन सी दो अथॉरिटी हैं जो कि सर्च वारंट इशू कर सकती हैं? DM और CJM, ठीक है। और जो इससे पहले वाला था उसमें कौन कौन सी बताई थी आपको? सेक्शन 92, ठीक है। सेक्शन 92 में तो 4 बताई थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CJM, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। और सेक्शन 94 में 2 बताई हैं, DM और CJM। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 94। अंडर सेक्शन 94, इफ DM, SDM और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही थिंग्स नेसेसरी हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर द डिपोजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। ये क्या करें कि यदि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, SDM है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, उसको इन्फॉर्मेशन पर पता लगता है या किसी इंक्वायरी के द्वारा उनको लगता है कि, और रीज़न टू बिलीव है उनके पास कि कोई प्लेस है वहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी को डिपॉजिट किया गया है, ठीक है, कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी की सेल की गई है अथवा उसको वहाँ डिपॉजिट किया गया है उस जगह पर, और फॉर द डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, ठीक है। देखिए, एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कि किसी प्लेस को यूज किया जा रहा है डिपॉजिट करने के लिए या सेल करने के लिए स्टोलन प्रॉपर्टी की, और फॉर द डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, कोई ऑब्जेक्शन वाला आर्टिकल है उसको प्रोडक्शन उसका किया जा रहा है, सेल की जा रही है या उसको वहाँ रखा जा रहा है, ठीक है। और दैट एनी सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिटेड इन एनी प्लेस, ही मे बी वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव रैंक ऑफ ए कांस्टेबल। तो वो क्या करें कि वह वारंट इशू करने के लिए ऑथराइज है, किसको? किसी भी पुलिस ऑफिसर को अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का होना चाहिए वो, टू एंटर, सर्च एंड टेक पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, कि वह उस प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ले सके, एंटर कर सके और सर्च कर सके, ठीक है। और आर्टिकल टू कन्वे इट बिफोर टू मजिस्ट्रेट, ठीक है, और वह मजिस्ट्रेट को उन चीज़ों को कन्वे करे, ठीक है, उस प्रॉपर्टी आर्टिकल को अपने पोजीशन में ले, एंटर करे, सर्च करे और मजिस्ट्रेट को कन्वे करे। अब देखिए सेक्शन 95 क्या कहता है। सेक्शन 95, पावर, 1 मिनट, सेक्शन 97 विच इज
सेक्शन 95 पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फोरफिटेड, ठीक है, कुछ जो पब्लिकेशन है उनको फोरफिट डिक्लेयर करने की पावर एंड इशू सर्च वारंट, ठीक है। सेक्शन 95 में फोरफिट करने की बात की गई है, कुछ पब्लिकेशंस को फोरफिट डिक्लेयर करना और सर्च वारंट उनके लिए इशू करना। और सेक्शन 96 क्या बात करता है, प्रोवाइड्स फॉर एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर। 96 बात कर रहा है कि जो फोरफीचर किया गया है उसकी एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, हाई कोर्ट के पास लगेगी, कि ये जो फोरफीचर का जो डिक्लेरेशन किया गया है इसको सेट असाइड किया जाए। हमारी बुक में ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिसकी वजह से इसको फोरफिट किया गया है, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं है तो आप इसे सेट असाइड कीजिए, ऐसी एप्लीकेशन लगती है हाई कोर्ट में। सेक्शन 97 देखिए, विच इज़ रिगार्डिंग सर्च फॉर रॉन्गफुली कन्फाइंड पर्सन, ठीक है। सेक्शन 97 बात करता है रॉन्गफुली किसी पर्सन को कन्फाइन करके रखा गया है। एंश्राइंस दैट इफ़ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज़ रीजन टू बिलीव, एसडीएम, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी तीनों में से किसी के भी पास रीजन टू बिलीव है दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, कि किसी पर्सन को ऐसी सर्कमस्टांसेस में कन्फाइन किया गया है कि वह एक ऑफेंस के बराबर है, ठीक है, अमाउंट टू एन ऑफेंस, तो वे क्या करेंगे, सर्च वारंट इशू करेंगे। एंड द पर्सन टू हुम सर्च वारंट इज डायरेक्टेड मे सर्च फॉर द पर्सन सो कन्फाइंड, जिस पर्सन को सर्च वारंट डायरेक्ट किया गया है वह उस पर्सन को सर्च करेगा। एंड सच सर्च शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस देयरविद एंड द पर्सन इफ फाउंड शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर ए मजिस्ट्रेट, यदि वह पर्सन मिल जाता है तो वह उसको तुरंत मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। हु शैल मेक सच ऑर्डर एज इन द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस सीम्स प्रोसेस सीम प्रॉपर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा इमीडिएटली, जो कि ऐसा ऑर्डर देंगे जो कि सर्कमस्टांसेस को देखते हुए प्रॉपर हो। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 98 क्या बात करता है, सेक्शन 98 बताता है रिलेट्स टू पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन को एबडक्ट कर लिया गया है तो उसके रिस्टोरेशन को कंपेल करने की पावर के बारे में बात करता है सेक्शन 98, wherein it has been provided that upon complaint made on oath of the abduction or unlawful detention of a woman or a female child under the age of 18 years for any unlawful purpose, a district magistrate, subdivisional magistrate or magistrate of first class may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty or of such female child to her husband, parent, guardian or other person having the lawful charge of such child, and may compel compliance with such order using such forces as may be necessary। तो देखिए सेक्शन 98 को अच्छे से समझिए, ये क्या बात कर रहा है कि यह एबडक्टेड पर्सन के रिस्टोरेशन को कंपेल करने की पावर के बारे में बताता है, कि जहाँ पर कि यह वेरिन इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड, जहाँ ये बताया गया है कि अगर कोई कंप्लेंट की गई है जो कि ओथ पर है, ठीक है, एबडक्शन की किसी ओथ पर कंप्लेंट की गई है, या फिर कोई अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है वुमन का या किसी फीमेल चाइल्ड का, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से नीचे के किसी फीमेल चाइल्ड का या फिर किसी वुमन का एबडक्शन हुआ है, अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, किसी अनलॉफुल पर्पज के लिए हुआ है तो डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी, कौन कौन अथॉरिटी रहेंगी, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी। 98 में 3 अथॉरिटी है, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी। वह एक ऑर्डर निकालेंगे इमीडिएट रिस्टोरेशन, कि इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए उस वुमन को टू हर लिबर्टी, ठीक है, उसको आज़ाद किया जाए, और ऑफ सच फीमेल चाइल्ड, जो फीमेल चाइल्ड है उसको किसको दिया जाए, हस्बैंड को या पेरेंट को या गार्जियन को या अदर पर्सन जो कि लॉफुल चार्ज रखते हैं उस चाइल्ड का, ठीक है। एंड मे कंपेल कॉम्प्लायंस विद सच ऑर्डर,
ऐसे ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए, उसकी कंप्लाइंस के लिए कंपेल किया जा सकता है यूजिंग सच फोर्सेज एज मे बी नेसेसरी, उन फोर्सेज का यूज किया जाएगा जो कि आवश्यक हों। सेक्शन 102 देखिए, एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज एनी सस्पेक्टेड और स्टोलन प्रॉपर्टी। सेक्शन 102 हमें बताता है कि कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी को और स्टोलन प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। ठीक है, 102 हमें क्या बताता है, सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी हो कोई या कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी हो, उसको सीज किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। वाइल एडिंग सबसेक्शन 3, it has been stated that report of such seizure of property shall forthwith be submitted to the magistrate having jurisdiction। देखिए 102 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सबसेक्शन 3 कहता है कि जो कोई भी सीजर किया गया ना उसकी रिपोर्ट किसको, मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाएगी जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, वेयर देयर इज डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग प्रॉपर एकोमोडेशन for the custody of such property or its continued retention in police custody is not necessary for investigation, for such police officer may give custody thereof to any person on his executing a bond, undertaking to produce the property before the court as and when required, and to give effect to further orders of court as to its disposal। देखिए क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर कि ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि जो प्रॉपर्टी कस्टडी में ली गई है उसको अकोमोडेशन के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए परेशानी है, नहीं कर पा रहा पुलिस ऑफिसर, या उसका रिटेंशन पुलिस कस्टडी में कंटिन्यू करना नेसेसरी नहीं है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है उसको पुलिस कस्टडी में ही रखा जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर है वो उसका क्या, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा और बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के किसी पर्सन को उसकी कस्टडी दे सकता है। ठीक है, और उसमें अंडरटेकिंग ली जाती है कि कोर्ट के सामने जब भी ज़रूरत हो, जब भी बुलाया जाए तो आपको वह प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करनी है, एंड टू गिव इफेक्ट टू फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, और फर्दर ऑर्डर्स को भी इफेक्ट देना है कोर्ट के डिस्पोजल के लिए, मतलब जब भी ज़रूरत हो आपको कोर्ट में इस प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, बट वेयर द प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सब सेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। प्रॉपर्टी जो सीज की गई है ना पुलिस ऑफिसर के द्वारा, वे अगर स्पीडी और नेचुरल डिके की प्रॉपर्टी, मतलब जल्दी ही ख़त्म हो जाने वाली, जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, इफ़ द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज अननोन और एब्सेंट। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज लेस देन 500 रुपीज़, इट मे forthwith बी सोल्ड बाई ऑक्शन अंडर द ऑर्डर ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये क्या कह रहे हैं, जहाँ पर प्रॉपर्टी स्पीडी और नेचुरल डिके की है। ठीक है, और जो पर्सन जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी थी, मतलब जो इसका मालिक है, ऑनर है, वह अननोन है, उसके बारे में पता नहीं है या एब्सेंट है, अननोन है या एब्सेंट है, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कितनी है, 500 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है, तो क्या किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन के द्वारा सेल कर दिया जाएगा, नहीं तो वो प्रॉपर्टी ख़राब हो जाएगी, किसी के भी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, और किसके ऑर्डर पर, एसपी ऑर्डर करेगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर कहे, ऑर्डर दे, तो ऑक्शन के द्वारा उसको बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा, ये कंप्लीट हो गया है हमारा पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका। तो यहाँ तक आप करिए प्रैक्टिस। ठीक है, सफलता एक दिन ज़रूर आपको मिलेगी, लगे रहिए, अपने मुकाम को हासिल कीजिए। थैंक यू।